नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। इस मैराथन क्लास में हम लर्निंग एंड टीचिंग का जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं पूरा सिलेबस कवर करेंगे। एंड जो जो एग्ज़ाम में आ सकता है सब कुछ आपको एक क्लास में आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा, अपने पास जो है एक डायरी या नोटबुक, पेन पेंसिल कुछ लेकर बैठिएगा ताकि जो है आप अपने साइड बाय साइड पॉइंटर नोट्स बना पाएँ। ठीक है, मैराथन का जो सही तरीका होता है करने का वो यही रहता है। शुरू करें उससे पहले मैं बता देती हूँ, इंग्लिश मीडियम में भी करेंगे और हिंदी में भी करेंगे। हिंदी में कुछ इस प्रकार से है, हिंदी में 40 पेज का पीडीएफ है। ठीक है, ये जो पीडीएफ है 40 पेज का पीडीएफ है और इंग्लिश में बात करूँ तो 65 पेजेस का पीडीएफ है। अब आप कहेंगे इतना अंतर क्यों है, तो देखिए थोड़ा फ़ॉन्ट का अंतर है। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी के फ़ॉन्ट का। और जो है फ़्लो चार्ट्स वगैरह थोड़े से इंग्लिश में ज़्यादा बनाए हुए हैं, हिंदी में टाइम कमी की वजह से थोड़े से कम आपको मिलेंगे। ठीक है, बाकी कुछ खास डिफरेंस नहीं है, दोनों में ही 16 मार्क्स के हिसाब से आपको कितना लिखना होता है, शॉर्ट क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में, उसी हिसाब से सब कुछ मैनेज किया हुआ है। आप चाहें तो जो आंसर मैं दिखाऊंगी एग्जैक्ट ये लिख सकते हो अपने क्वेश्चन पेपर जब मिलेगा उसके आंसर्स में। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पॉइंटर नोट्स नहीं है ये, प्रॉपर आपके इलेबोरेटिव जिस तरीके से क्वेश्चन का आंसर लिखना है उसी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, क्योंकि सब्जेक्ट का नाम ही है लर्निंग एंड टीचिंग, तो पहला प्रश्न है लर्निंग से। डिफाइन लर्निंग, डिस्कस द नेचर, टाइप्स ऑफ लर्निंग, ऑल्सो डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। ठीक है, डिफाइन मतलब यहाँ पे आ गया मीनिंग। ठीक है, तो ये एक चीज़ पूछी है, यहाँ दूसरी चीज़, ये तीसरी चीज़ और ये चौथी चीज़। एक प्रश्न में 4 पार्ट्स में बेसिकली एक प्रश्न जो है वो डिवाइडेड है। ठीक है, तो पहले तो देखो अधिगम या सीखना। ठीक है, हिंदी में लर्निंग को बोला जाता है, तो अधिगम लिखो सीखना लिखो एक ही बात है। अधिगम थोड़ा ज़्यादा सोफेस्टिकेटेड शब्द, एक बढ़िया शब्द लगता है, तो इसी का इस्तेमाल, इसी का प्रयोग करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अब देखो इस शब्द का अर्थ क्या है, यानी कि हम कुछ नया जान रहे हैं, नया ज्ञान ले रहे हैं। ठीक है, वो होती है लर्निंग, राइट। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे ना, उन्होंने एक बहुत बढ़िया लाइन बोली है कि वंस यू स्टॉप लर्निंग यू स्टार्ट डाइंग। जिस दिन तुम सीखना बंद कर देते हो उस दिन तुम मरने शुरू हो जाते हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है हम यहाँ पे शिक्षा की ही बात कर रहे हैं लर्निंग में, आप अपनी ज़िंदगी में भी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी बहुत कुछ लर्न करते हो, बहुत कुछ सीखते हो। जैसे लेट सपोज मेरी मम्मी है, वो आज के टाइम में भी दूसरी किसी आंटी से मिलती है, वो दिखाती है उन्हें कि ये हमारे यहाँ की हिमाचल की डिश है, ये हमारे यहाँ की उड़ीसा की डिश है, तो वो उनसे फटाफट रेसिपी पूछ लेती हैं। तो रोज़ कुछ कुछ नया सीखती रहती हैं, उनको कुकिंग का शौक है तो कुकिंग से संबंधित चीज़ें पूछती रहती हैं। उनको स्वेटर बनाना अच्छा लगता है तो नए नए डिज़ाइन किसी के देखती हैं तो पूछ लेती है, भाई ये कैसे बनाया, इसमें कितने फंदे डाले, ये डिज़ाइन में कितना टाइम लगा, तो पूछ लेती हैं ये चीज़ें। तो इस तरीके से वो लर्निंग जो है रोज़ कर रही है। ठीक है, मैं अभी तक पढ़ाई कर रही हूँ, मैं लर्निंग रोज़ कर रही हूँ, और भी अपने जीवन में 70 चीज़ें सीखती रहती हूँ। आप भी कहीं ना कुछ लर्न करते हो। एक बंदा जो जॉब पे जाता है वो जॉब पे भी काम करता है, रोज़ नई चीज़ें सीखता है। ठीक है, कि आज ये सिचुएशन आ गई, समझ रहे हो। तो इस प्रकार से एक इंसान की लर्निंग रोज़ होती रहती है। लर्निंग जिस दिन बंद हो गई उस दिन हम मरना शुरू कर देते हैं। ठीक है, कहते हैं ना खाली दिमाग रखोगे तो इस पे भी जंग लग जाएगा, तो इसलिए दिमाग को एक्टिव रखना, चुस्त रखना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से जीवन बिताया जाता है। ठीक है, तो लर्निंग एक छोटा मोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, इट्स अ ह्यूज कॉन्सेप्ट। ठीक है, और ह्यूमंस के लिए ये बर्थ से शुरू हो जाता है और डेथ तक चलता है। यानी कि देखो, वॉम्ब से तोम्ब तक बोल लो इसको। लर्निंग जो है माँ के गर्भ में शुरू हो जाती है और कब्र तक रहती है, तोम्ब तक। ठीक है, तो गर्भ से कब्र तक। ठीक है, गर्भ से कब्र तक। ठीक है,
लर्निंग जो है एक नेचुरल फेनोमेना है, यानी कि ये प्राकृतिक है। आप छोटे बच्चे को हम स्कूल में डाल के थोड़ी सब कुछ सिखाते हैं। हाथ पैर चलाना, बैठना, उठना, गर्दन हिलाना, वॉक करना, फिर रनिंग करना, बच्चा अपने आप लाजमी प्राकृतिक रूप से सीख जाता है। सिर्फ इंसानों के बच्चे नहीं, इंसान ही नहीं, जानवर में भी ये चीज़ होती है, वो भी प्राकृतिक रूप से अपना जो है लर्निंग करते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं। ठीक है। इसमें आप देखो मोगली की कहानी ले सकते हो, वो जानवरों के बीच रहा, ठीक है, तो उसने वहाँ पे कुछ जानवरों वाली चीज़ें सीखी, कुछ इंसानी स्वभाव प्राकृतिक रूप से उसमें था, तो इस तरीके से वहाँ पे भी उसकी, जो कि एक इंसान है, जानवरों के बीच रहा, जंगल में रहा, जो है गांव में नहीं रहा, ठीक है, तो फिर भी उसकी जो है अधिगम की प्रक्रिया हुई, लर्निंग उसकी हुई। समझ रहे हो चीज़ों को? एक नया बच्चा, एक नया जैसे ही जन्म लेता है, दुनिया में आता है, वो बहुत कुछ सीखना शुरू कर देता है। और सिर्फ तभी नहीं, माँ के गर्भ में भी जैसे जैसे वो बड़ा होता है, हाथ पैर चलाना, वहाँ पे भी उसकी बहुत सारी लर्निंग्स अंदर भी चल रही होती है गर्भ में। ठीक है। तो ये चीज़ है। और देखो हमारा कल्चर कैसा है, एक जैसे इंडिया का कोई बच्चा है तो वो यहाँ के हिसाब से लर्निंग करता है, यहाँ की संस्कृति के हिसाब से। अमेरिका का बच्चा है, वहाँ की संस्कृति के हिसाब से, जैसे भाषा की लर्निंग बोल लो, लैंग्वेज की लर्निंग। ठीक है। प्राकृतिक रूप से जो घर में भाषा बोली जाती है वही बच्चा सीख जाता है। घर में जिस तरह का व्यवहार होता है, बोलने का तरीका होता है, बच्चा वो चीज़ें सीख जाता है। माँ बाप जो करते हैं बच्चा उनको देख के सीख जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से लाजमी है, प्रोसेस प्राकृतिक है, अधिगम का प्रोसेस। लैंग्वेज, कस्टम और ट्रेडिशन, यानी कि संस्कृति, हमारी परंपराएं, ठीक है, भाषा, ये हो गई संस्कृति और रिवाज। ठीक है। एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स, यानी कि व्यवहार और बिलीफ आपका हो गया विश्वास। पर्सनालिटीज़, यानी कि देखो हमारी पर्सनालिटी हमारे घर के हिसाब से बनती है, माहौल के हिसाब से। समझ रहे हो? एक बच्चा जो स्लम एरिया में रहता है उसकी पर्सनालिटी, और एक बच्चा जो पॉश एरिया में रहता है उसकी पर्सनालिटी। तो इस हिसाब से कहने का मतलब है समाज के हिसाब से पर्सनालिटी बन रही है। ठीक है। हम कोई भेदभाव यहाँ नहीं कर रहे हैं, बस एक सिखाने के एग्जाम्पल है। ठीक है। तो ज़्यादा पर्सनली एग्जाम्पल्स को मत लीजिएगा। पर्सनालिटीज़ के हिसाब से, ठीक है, गोल्स के हिसाब से कि भाई हम क्या सोचते हैं, हमारी ज़िंदगी का क्या गोल है, उस हिसाब से हमारी लर्निंग होती है। लेट सपोज कोई इंजीनियरिंग करना चाहता है तो उसकी लर्निंग, वो इंजीनियरिंग की तैयारी करेगा। कोई डॉक्टर बनना चाहता है उस फील्ड की, कोई टीचर बनना चाहता है उस हिसाब की। जैसे आप सभी बीएड कर रहे हो, टीचिंग कोर्स कर रहे हो, तो इसलिए आपके गोल्स, आपकी लर्निंग रिलेटेड टू चाइल्ड साइकोलॉजी है। ठीक है। इंजीनियरिंग वाली पढ़ाई तो आप नहीं करोगे, सही बात। इंजीनियर जो है वो टीचर बनने वाली पढ़ाई नहीं करेगा, सही बात। तो ये है लर्निंग, ये होता है अधिगम। अब इसकी कुछ डेफिनेशंस गिवन सॉरी, इसकी कुछ डेफिनेशंस गिवन है। ये कुछ इसकी डेफिनेशंस हैं। आप कोई भी एक डेफिनेशन, एनी वन, एक डेफिनेशन आपको आपके एग्जाम में ज़रूर ही लिखनी है। ठीक है। सो सॉरी। एक लर्निंग की डेफिनेशन और एक टीचिंग का भी क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिट 3 से, वहाँ पे भी टीचिंग की, क्योंकि सब्जेक्ट का नाम ही लर्निंग टीचिंग है, तो इनकी डेफिनेशंस तो बिल्कुल पता होनी चाहिए। ठीक है। हिंदी में भी देख लेते हैं एक बार। हिंदी में ये रही, जैसे वुडवर्थ की डेफिनेशन है कि नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम है। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्सेज, यानी कि हम जो रिस्पॉन्स करते हैं अलग अलग तरीके से, नई नई चीज़ें उसमें ढूंढते हैं, नई नई ज्ञान लेते हैं, तो ये जो नई नई चीज़ें हम सीख रहे हैं, इसका जो प्रोसेस है वो लर्निंग है। लर्निंग के थ्रू ही ये चीज़ें हम सीख सकते हैं, ये वुडवर्थ जी ने बोला। इसी तरीके से गेट्स, क्रॉनबेक,
इन सब ने भी डेफिनेशन दी है, स्किनर जी के द्वारा, गिलफर्ड जी के द्वारा काफ़ी डेफिनेशंस, क्रो एंड क्रो की डेफिनेशंस ना टीचिंग फील्ड के अंदर बहुत फेमस है। इन्होंने लगभग हर टॉपिक के लिए डेफिनेशंस दी हुई हैं, ठीक है। तो ये आप चाहो तो ये डेफिनेशन लिख सकते हो। तो डेफिनेशन एक तो बिल्कुल डालनी है, और अगर आपको आसानी से याद हो जाती है तो 2-3 तक भी डाल दीजिएगा, उससे ज़्यादा की तो ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलिए अब आते हैं इसके प्रकार पर, ठीक है। ये नेचर है लर्निंग का, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। हम इसको तभी डालेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी। कई बार क्या होता है 16 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन में जितना भी पूछा है वो आंसर लिख दिया, और जब कुछ रह जाता है कि भाई अभी पेज तो उतने भरे नहीं 16 नंबर के हिसाब से, तो ऐसे में हमेशा करेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स जो कि एक ही होते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब टाइप्स हैं यहाँ पे लर्निंग के। पहला है एटीट्यूड लर्निंग, ठीक है, जब आप बेसिकली व्यवहार सीख रहे हो, ठीक है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी इसके अंदर आ गया, ठीक है। कि लेट सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सीरियस सिचुएशंस है तो वहाँ आप हंसोगे नहीं। लेट सपोज किसी की डेथ सेरेमनी पे आप जा रहे हो, लेट सपोज 13वीं पे जा रहे हो, तो वहाँ हंसने तो नहीं लग जाओगे, ठीक है। तो ये एक एटीट्यूड लर्निंग होती है कि किस जगह पे किस हिसाब का बिहेवियर शो करना है, ठीक है। स्माइल नहीं करोगे आप, ठीक है। सामने वाले को तो बताओ किसी के घर में शौक है और वहाँ आप हंस रहे हो या ऐसा बिहेवियर शो कर रहे हो, तो वो कितना गलत है, ठीक है। एक छोटे बच्चे का एग्जाम्पल देती हूँ। छोटे बच्चे ना मार्केट जाते हैं तो टॉयज़ की ज़िद करते हैं, शॉप दिख गई तो रोने लगते हैं बहुत तेज़, मार्केट में ही रोने लगते हैं। बट धीरे धीरे बड़े होते हैं तो उनकी एटीट्यूड लर्निंग होती है और उन्हें पता चलता है कि मार्केट में ये रोने धोने वाला बिहेवियर एक्सेप्टेड नहीं होगा, तो मार्केट में मुझे ये सब नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरीके का। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखो छोटे बच्चों के सामने प्रॉब्लम आती है ना तो वो घबरा जाते हैं, रोने लग जाते हैं, ठीक है। बट जैसे जैसे बड़े होते हैं तो उनको ये पता चलता है कि प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया जा सकता है, हर प्रॉब्लम का खुद से सॉल्यूशन निकालने लगते हैं, ठीक है। जैसे अभी एक बच्चा है मेरे घर के पास रहता है, ठीक है। वो स्कूल जाना शुरू किया उसने, तो स्कूल में ही जो है मतलब वो बता नहीं पाता था सुसु पॉटी आया है, ठीक है, और पैंट में ही कर देता था। बट फिर उसकी मैम ने उसको वो चीज़ टीच करी कि कैसे आपको अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, या तो आप मुझे बताओ या बाहर दीदी होती हैं उन्हें बताओ, या आप डायरेक्ट वॉशरूम जाओ। तो इस तरीके से अब वो बताता है तो उसने अपनी उस प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व किया कि जब भी ऐसी सिचुएशन होगी तो पैंट में नहीं करना है, अदरवाइज़ मेरे को पूरे दिन स्कूल में ऐसे गीला बैठना होगा एंड मैं परेशान हो जाऊंगा, डांट अलग से पड़ेगी घर पे और स्कूल पे। सो दिस इज़ द थिंग। ऐसे प्रॉब्लम्स आती है तो बच्चा खुद से सॉल्यूशन करने भी सीख लेता है। लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल्स यानी कि सिद्धांत। देखिए इसमें ना फैमिली का रोल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर बच्चे दादा दादी नाना नानी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो वो बहुत चीज़ें ऐसी सिखाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए, सही और गलत में फ़र्क। हम बच्चे को एक सिखाते हैं कि कोई भी बाहर का व्यक्ति जिसे तुम जानते नहीं हो, आप उससे कोई भी टॉफ़ी चॉकलेट नहीं लोगे, मम्मी पापा के साथ ही जाना है। कोई कहे मेरे को मतलब मेरे को आपके मम्मी पापा ने भेजा है मेरे साथ चलो, तो नहीं जाना है। तो इस तरीके के जो सिद्धांत हैं, सही गलत में भेदभाव है, वो पेरेंट्स फैमिली के द्वारा ही सिखाया जाता है। नेक्स्ट इज़ डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। देखिए जब हम बच्चे को किसी चीज़ में भेदभाव करना सिखाते हैं, अगेन आप यहाँ पे सही गलत वाला एग्जाम्पल भी ले सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिमिनेट करना कि क्या सही है क्या गलत है, या दो चीज़ों के बीच, लेट सपोज दिन क्यों हो रहा है रात क्यों हो रही है, ठीक है, दिन में जागते हैं रात में सोते हैं, इस तरीके की लर्निंग। नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट लर्निंग। आप बच्चे को कोई भी कॉन्सेप्ट सिखा रहे हो जो कि जनरली स्कूल्स में शुरू हो जाते हैं, ठीक है, जो फॉर्मल रूप से लाइक ABCD बच्चा सीखना शुरू कर देता है, देन फर्दर बाकी सब्जेक्ट्स में कैलकुलेशंस एंड सो ऑन, फिर तो पाइथागोरस ट्रिग्नोमेट्री ना जाने कहाँ तक पहुँच जाता है, ठीक है। हर सब्जेक्ट की बात इसमें हो रही है। देन वर्बल लर्निंग यानी कि मौखिक रूप की लर्निंग, इसमें लैंग्वेज लर्निंग आ जाती है। देन मोटर लर्निंग, जब बच्चा खुद से चलना, दौड़ना, स्केटिंग करना, ड्राइविंग करना, क्लाइंबिंग करना, राइडिंग करना, साइकिलिंग करना, सब कुछ सीखता है, ठीक है। तो वहाँ पे उसके मोटर एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड हैं, ठीक है।
तो वो इसके अंदर आ गए। तो ये कुछ टाइप्स हैं, सबके अंदर एग्जाम्पल्स लिखो आप, बहुत आसान टॉपिक है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, सबके अंदर एग्जाम्पल्स को भी बिल्कुल इंक्लूड करो। बाकी एक बार रीड ज़रूर कर लेना यहाँ पे जो भी लिखा है, ठीक है। अब पढ़ते हैं यहाँ पे ऐसे कौन से कारक हैं भाई जो यहाँ पे अफेक्ट करते हैं लर्निंग को, ठीक है, यानी कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। चलिए, तो पहला है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। इसमें हम इसको फिजिकल फैक्टर्स बोलेंगे, ठीक है, फिजिकल फैक्टर्स भी बोल सकते हो, ठीक है। लेट सपोज कोई बच्चा जो शारीरिक रूप से ठीक नहीं है, ठीक है, तो वो क्या ही लर्निंग कर पाएगा। आपने देखा होगा जो बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं वो उस वजह से छुट्टी ज़्यादा लेते हैं और उस हिसाब से उनकी जो है लर्निंग पे असर पड़ता है। प्रॉपर फूड ना मिल पाना बच्चे को तो उससे असर पड़ेगा, समझ रहे हो। भूखे पेट तो देखो कुछ नहीं हो पाता, कहते हैं ना भूखे पेट भजन ना होवे, तो कुछ नहीं हो पाता। भूखे पेट गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ा होगा व्यक्ति। खाना सही टाइम पे ज़रूरी है, आपको अपनी शांति के लिए भी और जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं उनकी शांति के लिए भी, ठीक है। या बच्चा जल्दी थक जाता है, स्टेमिना नहीं है उसमें, फैटीग फील करता है, जल्दी से थकावट फील करता है, तो ऐसे में क्या पड़ेगा, लर्निंग पे तो असर बिल्कुल पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। ये रहे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है। कुछ बच्चे जिनके घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हों तो आपको लगता है उसका पढ़ाई में उतना ध्यान लग पाएगा। एक बच्चा जिसके पेरेंट्स उसको टाइम ना देते हों, या कुछ पेरेंट्स जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, बच्चे को यही टेंशन रहती है अगर मेरे इतने परसेंट मार्क्स नहीं आए तो मम्मी पापा मुझे मारेंगे, डांटेंगे, या मुझे ये चीज़ चाहिए वो नहीं दिलाएंगे। तो बच्चा जो है एक तरह से मेंटली बीमार रहता है या एब्सेंट रहता है, दुविधा में रहता है, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी फीलिंग्स रहती हैं। तो ऐसे बातों की यहाँ पे हो रही है, ठीक है। मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, देखो मोटिवेशन एक सही लेवल का रिक्वायर्ड है, इंटरेस्ट भी बच्चे का जिस चीज़ में है उसमें वो काम करेगा। लेट सपोज किसी बच्चे को आर्ट एंड क्राफ्ट पसंद ही नहीं है और उसके पेरेंट्स ज़बरदस्ती डाल देते हैं या टीचर डाल देते हैं, तो उसका क्या ही इंटरेस्ट होगा उसमें, मतलब कर ही नहीं पाएगा, वो परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा, राइट। और भी फैक्टर्स हैं, तो जनरली क्या होता है एक हम ओवरव्यू लेंगे क्योंकि मैराथन क्लास है, ठीक है। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट फैक्टर्स। इर्द गिर्द बच्चे के कैसी कंडीशंस हैं। लेट सपोज एक बच्चा जो स्लम एरिया में रहता है, ठीक है, और उसे प्रॉपर वहाँ पे लाइट नहीं आती, वेंटिलेशन नहीं है, ठीक है, तो वो कैसे ही पढ़ पाएगा, समझ रहे हो। वो होमवर्क नहीं कर पाएगा मे बी, या और भी कंडीशंस होंगी, ठीक है। कुछ बच्चे हैं जो घर से जाने के बाद घर पे काम करते हैं, ठीक है, या मम्मी पापा की शॉप होती है वहाँ हेल्प कराते हैं, क्योंकि दे बिलोंग्स टू ऐसी फैमिलीज़ की भाई जहाँ पे उन्हें काम भी करना है, पढ़ना भी है, ठीक है। मैंने मेरे यहाँ पे एक सब्जी देने वाला आता है, ठीक है, तो उसका बच्चा जो है इवनिंग स्कूल में जाता है, 12:30 बजे से 5 बजे तक उसके बच्चे का स्कूल होता है। तो वो सुबह अपने पापा के साथ हेल्प कराता है, वो इतना 7 बजे से दोनों पापा बेटा सब्जी बेच रहे होते हैं, तो वो इतना थक जाता होगा मेरे हिसाब से, धूप में घूम के वो जो रेहड़ा होता है पूरा उसको चला के, तो आई डोंट थिंक वो 12:30 बजे उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। तो बट यस, लाइफ है, कमाना भी है, पढ़ना भी है, तो कंडीशन सबकी अपनी अपनी होती हैं। तो ये चीज़ रही। इसी तरीके से अगर क्लासरूम का अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं है, स्कूल की जो क्लास है बेसिकली वो रोड के पास है, अनकंफर्टेबल है, शोर शराबा ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशंस, ठीक है। तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो गए, और भी एक बार रीड ज़रूर कर लीजिएगा। एंड लास्ट इज़ मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन।
ठीक है, हम किस तरीके से पढ़ा रहे हैं बच्चे को। लेट सपोज एक बच्चा जो केरल में रहता है, उसकी मात मतलब वहाँ पे जो उसके घर पे मदर टंग है वो मलयाली है, ठीक है, और वो स्कूल आता है और सीधा टीचर्स हिंदी में या इंग्लिश में पढ़ाना शुरू कर दे, तो लगता है वो बच्चा सीख पाएगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए हमारा 3 लैंग्वेज फार्मूला है। हर शिक्षा नीति में ये बोला गया है कि बच्चे को प्राथमिक शिक्षा जो है वो उसकी मदर टंग में दी जाए, ताकि उसको बेहतर तरीके से समझ आए। हाँ, आप दूसरी और तीसरी भाषा की जो बच्चे को सिखा रहे हो, लाइक उससे वो सिखाओ, पर उसके लिए जो आप प्राथमिक भाषा का उपयोग कर रहे हो वो मदर टंग बच्चे की जो घर पे बोलने वाली भाषा है वो ही होनी चाहिए। ठीक है, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, एक्चुअली बहुत सारे काम भी इस वक्त चल रहे हैं। ओके, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखो, दो व्यक्ति ना एक जैसे कभी नहीं हो सकते। ठीक है, आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं तो वो 40 के 40 ना अलग होंगे। 40 का इंटरेस्ट अलग होगा, उनका आईक्यू लेवल अलग होगा, सोचने समझने की शक्ति अलग होगी। ठीक है, तो ये भिन्नताएं तो बिल्कुल रहती हैं क्लास में। ठीक है, ऐसे ही एक कहावत है और बिल्कुल सही भी है कि जो दो ट्विन्स होते हैं ना, वो भी कभी एक जैसे नहीं होते हैं। ट्विन्स भी लाइक वो दिखने में एक जैसे हो सकते हैं, पर उनकी स्टाइल, काम करने का तरीका, सोचने विचारने की क्षमता सब अलग होगा उनके अंदर। सिमिलैरिटी हो सकती है बट ऐसा नहीं है दोनों बिल्कुल सेम है, नो, दैट कैन नॉट हैपन। मतलब ट्विन्स भी अलाइक नहीं होते, वो भी अलग होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब डिसिमिलैरिटी इज़ प्रिंसिपल ऑफ नेचर। ये प्राकृतिक है कि भाई दो बंदे एक जैसे नहीं होंगे, वो अलग होंगे। ठीक है, उनका उनमें बहुत चीज़ें होंगी ऐसी जो उनको अलग बनाती हैं। ठीक है, अब देखो, बच्चे पेरेंट्स की तरह बिल्कुल तो नहीं होते ना 100%। उनकी अपनी शक्ल होती है, दिखने में, काम में, आईक्यू लेवल अलग होता है। बहुत चीज़ें पेरेंट्स से भी मिलती हैं, बिल्कुल मानती हूँ मैं इस चीज़ को। अभी वो आगे पढ़ेंगे भी हम इसी क्वेश्चन में। पर देखो, ये सच्चाई है कि दो इंडिविजुअल्स एक जैसे बिल्कुल नहीं हो सकते, चाहे वो भाई बहन हो, ट्विन्स हो, सो ऑन। ठीक है, इस टॉपिक को काफ़ी सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने स्टडी किया है, उनमें से कुछ के नाम यहाँ हैं, आप चाहें तो इसको भी अपने आंसर में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, फिज़िकल रूप से बात करें तो हाइट, वेट, कलर, कॉम्प्लेक्शन, स्ट्रेंथ, इस तरीके से अलग होते हैं दो इंडिविजुअल्स। ठीक है, और अगर हम मेंटली बात करें तो इंटेलिजेंस लेवल, उनका अचीवमेंट, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, लर्निंग हैबिट, मोटर स्किल्स, ये सब अलग होता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो, कोई बच्चा पहले चलना सीख जाता है, ठीक है, कोई बच्चा मतलब देर में चलना सीखता है। लेट सपोज किसी बच्चे ने 2 साल में चलना सीखा, ठीक है, और किसी बच्चे ने 2.5 साल में चलना सीखा। तो इसमें चिंता होने की या घबराने की कोई बात नहीं होती है। सब बच्चे अपने एवरेज टाइम पे वो काम शुरू कर देते हैं। ठीक है, चलिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस दो तरह से हैं। एक पहले है इनहेरिटेड, दूसरा है एक्वायर्ड। इनहेरिटेड होते हैं भाई जो हमें विरासत में मिले हैं हमारे पेरेंट्स से। बेसिकली फिज़िकल टर्म्स में हमें हमारे पेरेंट्स से मिले हैं, जैसे आइज़ का कलर, और जनरली अगर पेरेंट्स की हाइट ज़्यादा है तो बच्चे की भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें, स्किन कलर हो गया, बालों का कलर हो गया, सो ऑन। मेंटल, देखो ये भी बिल्कुल है। जनरली देखा गया, अगर पेरेंट्स का आईक्यू लेवल ज़्यादा होता है तो बच्चे का भी आईक्यू लेवल जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, और अगर पेरेंट्स जो हैं ज़्यादा समझदार नहीं हैं, उनका आईक्यू लेवल कम है, तो वैसा बच्चे का भी ज़्यादा चांसेस हैं वैसा ही होगा।
ठीक है, ऐसा नहीं है बच्चा बहुत सुपीरियर होगा एकदम से, नो। तो पेरेंट्स से फिजिकल और मेंटल ये ट्रांसफर्स होते हैं। टेम्परामेंटल भी है, अगर पेरेंट्स का जैसा बिहेवियर होता है जनरली, लेट सपोज पेरेंट्स को ज़्यादा गुस्सा आता है तो इट्स नॉर्मल कि बच्चे को भी ज़्यादा गुस्सा आएगा, ये चीज़ होती है। वो कहते हैं ना, खून तो खून ही रहेगा, ठीक है, तो वही चीज़ है, खून थोड़ी बदल जाएगा। एक्वायर्ड जो हमें एनवायरनमेंट से मिलते हैं बेसिकली, ठीक है, माहौल से और बाकी सब चीज़ों से इनको चेंज किया जा सकता है। यही कुछ रीजंस होते हैं। कुछ पेरेंट्स कहते हैं ना कि भाई हम अपने बच्चों के लिए, इनकी अच्छी एजुकेशन के लिए गांव से शहर में शिफ्ट हो रहे हैं, अच्छा माहौल मिलेगा। तो क्योंकि जो इनहेरिटेड है वो तो है, एक्वायर किए हुए से बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। जिस माहौल में बच्चा रहता है, यानी कि सोशल सोसाइटी जिस कल्चर में रहता है, जो एजुकेशन लेता है, और इमोशंस, यानी कि जैसी सोसाइटी में रहता है, जैसे इमोशंस उसके अंदर अपब्रिंग किए जाते हैं, बॉर्न एंड बॉटअप उसकी बड़े होने के समय वो रहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं सभी को। देखो, सोशल मतलब समाज, ठीक है। इसमें आप वो एग्जाम्पल ले सकते हो कि गांव का बच्चा है और फिर एक शहर का बच्चा है, ठीक है, ये, या एक स्लम एरिया का बच्चा है और एक पॉश एरिया का बच्चा है, ठीक है। स्लम एरिया वाले आप देखोगे ज़्यादा थेफ्ट वगैरह में या डेली काम करना, कमाना, डेली वेज वर्कर्स, या एक एडोलेसेंस या बचपन की उम्र में ही ड्रग एब्यूज़ में चले जाना, ठीक है, इसमें पड़ जाते हैं। ये एक स्टडी भी है। एशिया का सबसे बड़ा स्लम है धारावी, मुंबई में। तो वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है मैक्सिमम 50-60 के अराउंड है, या आई गेस 40 के आसपास की है, ठीक है। वो क्यों है? क्योंकि वहाँ की एनवायरनमेंट कंडीशन को देखते हुए, और प्लस वहाँ के जो बच्चे हैं वो एक छोटी उम्र से ही जो फ्लूइड के साथ एक और चीज़ आती है, आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं, उसको सूंघना शुरू कर देते हैं, पान बीड़ी ये सब शुरू करते हैं, बेसिकली ड्रग एब्यूज़ में चले जाते हैं, कहने का मतलब है। तो इस वजह से, ठीक है, तो और मतलब कहने का मतलब यही है, देखो सोसाइटी का बहुत असर पड़ता है, आप किस माहौल में रह रहे हो, ठीक है, उससे इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं। और यही रीज़न होता है पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चे को एक अच्छी सोसाइटी में रखना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कल्चर, यानी कि संस्कृति। देखो, हमारे देश का बच्चा यहाँ की एजुकेशन लेगा, यहाँ की चीज़ें सीखेगा, जैसे होली दिवाली मनाना, ईद मनाना, क्रिसमस मनाना, यहाँ का बच्चा। दूसरी जगह का बच्चा है तो वो सिर्फ क्रिसमस को जानेगा, गुड फ्राइडे को जानेगा, ठीक है। अमेरिका का कोई बच्चा है, वहाँ यही फेस्टिवल ज़्यादा मनाए जाते हैं, या और भी वहाँ के कोई ट्रेडिशनल फेस्टिवल होंगे, वो होली दिवाली ये सब नहीं पता होंगे उसको, मकर संक्रांति, लोहड़ी, गुरुपूरब ये नहीं पता होंगे, ठीक है, क्योंकि संस्कृति के हिसाब से ही चीज़ें सीखता है बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ एजुकेशनल। देखो, जैसी एजुकेशन लेगा बच्चा उस तरीके से जो है उसके अंदर डिफरेंसेस आ जाते हैं, इसलिए हर पेरेंट्स की कोशिश रहती है अपने बच्चे को बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन देना। नेक्स्ट इज़ इमोशनल। इसको एग्जांपल से समझते हैं। लेट सपोज एक बच्चा है जो जब भी कुछ मांगता है उसके पेरेंट्स उसकी ज़िद को पूरा कर देते हैं, ठीक है, और वरना रोने लग जाता है, वो गुस्सा करने लग जाता है, खाना छोड़ देता है, पीना छोड़ देता है, किसी से बात करना छोड़ देता है। तो उसको अपने इमोशंस के साथ डील करना नहीं आता, कहने का मतलब वो ज़िद्दी बच्चा है। दूसरा बच्चा जिसके पेरेंट्स उसको बोलते हैं ठीक है हम तुझे ये चीज़ दे देंगे बट उसके लिए आपको ये टास्क पूरा करना पड़ेगा। लेट सपोज उसके पेरेंट्स उसको बोल दे कि अगर आप अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे से लर्निंग करते हो और इतने लाइक 70% मार्क्स आपके आते हैं, सो डेफिनेटली हम आपके लिए ये चीज़ ला देंगे, ठीक है। या अगर आपकी टीचर से हमें पेरेंट्स टीचर मीटिंग में अच्छा रिस्पॉन्स मिला कि आपने क्लास में अच्छे से बिहेव किया है, यू आर हेल्पिंग स्टूडेंट्स, तो उस बेसिस पे ला देंगे। तो वहाँ पे बच्चा उसके लिए, उस रिवॉर्ड के लिए काम करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो इमोशंस को बैलेंस करेगा। तो ये एक्वायर है भाई, जैसी अपब्रिंगिंग है, जैसी सोसाइटी है, वैसे इमोशंस हो जाते हैं। समझ रहे हो? चलो, ये फैक्टर्स ये यहाँ पे आ गया इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में। अब इसके कुछ एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस भी हैं, ठीक है।
कि एजुकेशन में कैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस का असर पड़ता है, ठीक है। तो ये कुछ एक बार आप रीड कर लेना, बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऑब्वियसली आप आगे कर पाओगे। हर टॉपिक का ना कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रेदर देन एक ही टॉपिक को डीप में पढ़े, ठीक है। वो आपको करना है तो उसके लिए क्रैश कोर्स अवेलेबल है मोबाइल ऐप पे। मैराथन का मतलब है फटाफट जल्दी जल्दी हम सारा कवर करें, ठीक है। अब इसमें हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्या रोल है वो हमने ऊपर ही देख लिया। इस चार्ट से ना आप सारा समझ गए हो। ये हेरिडिटी था, ये वाला एनवायरनमेंट था, ठीक है। इन्हीं पॉइंट्स को एक एक करके इलेबोरेट करके एग्जाम्पल से समझा दो। और कुछ लिखते हो नहीं लिखते हो इस टॉपिक में ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ ये फ्लो चार्ट बना दिया वहाँ पूरे नंबर, ठीक है। टीचर का रोल है, बहुत कुछ लिखा हुआ मैंने, सारा नहीं लिखना है। यहाँ से जो आसान लगता है उतना पिक करके आप लिखो। चलिए, ये हिंदी में कुछ इस प्रकार से है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए, नेक्स्ट इज ब्रीफली एक्सप्लेन द लर्निंग स्ट्रैटेजीज एंड रोल ऑफ टीचर इन रिलेशन टू लर्निंग स्ट्रैटेजीज। बेसिकली क्वेश्चन है लर्निंग स्ट्रैटेजीज पे। देखो, लर्निंग के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है एक ही पर्टिकुलर तरीके से लर्निंग होगी, बहुत सारे इसके अनेक तरीके हैं, ठीक है। जैसे घर के माहौल में अलग तरीके से होती है, स्कूल में तो ना जाने कितने तरीक़ों से होती है, घर में भी और स्कूल में भी मतलब बहुत सारी वैरायटी है, ठीक है। तो वो वैरायटी को हमें यहाँ पे समझना है, वही है लर्निंग स्ट्रैटेजीज, ठीक है। जैसे कुछ पेरेंट्स जो हैं रिवॉर्ड देकर बच्चे से काम करवाते हैं, ठीक है। रिवॉर्ड मतलब मिलेगा आपको तो इसलिए करो, तो वहाँ पे लर्निंग स्ट्रैटेजी हो गई रिवॉर्ड वाली, ठीक है। नॉन अकेडमिक्स में जनरली, अकेडमिक्स में भी, वैसे नॉन अकेडमिक्स में भी हम इसको यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है लर्निंग स्ट्रैटेजी है तो सिर्फ अकेडमिक्स की बात यहाँ पे हो रही है, जनरल इन लाइफ भी, ठीक है। जैसे पेरेंट्स बच्चे से काम कराने के लिए कि भाई अपनी अलमीरा को सेट करो, ठीक है। आप मतलब खुद से अब से अब अलमीरा सेट करोगे ताकि बच्चे को लर्निंग हो जाए कि अलमीरा को सेट कैसे किया जाता है, अपने कपड़ों को कैसे रखना है, कहाँ रखना है। तो उससे भी बच्चा जो है रिवॉर्ड से काम करता है। ये एक तरीका हो गया, ठीक है। इसके अलावा कुछ बच्चे होते हैं जो पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए काम करते हैं। नहीं तो पता है भाई डांट पड़ेगी, ठीक है, या मम्मी चिड़चिड़ करना शुरू कर देगी, ठीक है। ये भी टाइप्स हैं पनिशमेंट अवॉइड करने के। तो बच्चा ऐसी स्थिति में रिवॉर्ड के लिए काम नहीं कर रहा है, यहाँ वो पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए काम कर रहा है। समझ रहे हो? तो ये हो गया। तो लर्निंग की ऐसे बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं, ठीक है। So, learning strategy instruction focus on strategies that facilitate the active learning process by teaching students how to learn and how to use what they have learned to solve problems and be successful. ठीक है, ये जो strategies होती हैं ये teaching में these strategies involve teaching how to develop a plan फॉर स्टडिंग अ टेस्ट, मॉनिटरिंग, अंडरस्टैंडिंग। बेसिकली इंडिया में क्या कॉन्सेप्ट है अभी, बच्चा जो है या बहुत सारी जगह पे है, नॉट ओनली इंडिया, कि बच्चा जो है वो मार्क्स के लिए स्टडी करता है। एग्ज़ाम में अच्छा करने के लिए बच्चा जो है वो जनरली स्टडी करता है, ठीक है। स्टडी फॉर अ टेस्ट, अगर सोचो एग्ज़ाम्स ना हो तो लगता है बच्चे स्टडी करेंगे? 99% बच्चे पढ़ना छोड़ देंगे। राइट, तो ये लर्निंग स्ट्रैटेजीज हुई। एक बार इसको रीडिंग ज़रूर दीजिएगा। इसमें कुछ बहुत अच्छी यहाँ पे लिखी है विजुअलाइजेशन। कुछ बच्चे जो है विजुअलाइज करके सीखते हैं, ठीक है। कई बार देखा होगा अगर टीचर स्टोरी सुनाती है तो हम खुद से सीन बना लेते हैं अपने दिमाग में,
ठीक है, विजुअलाइजेशन हो गया। दूसरा है टीम वर्क, बहुत बच्चे टीम में काम करके जो है सीखते हैं, तो ये एक स्ट्रैटेजी रही। पूछताछ आधारित शिक्षण, कुछ बच्चे इंक्वायरी करके क्वेश्चनिंग करके सीखते हैं, ठीक है। अगला है छात्र नेतृत्व कक्षा, आपस में जब बच्चे जो हैं कक्षा के अंदर सीख रहे हैं, यानी कि कक्षा निर्देश के अध्ययन से पता चलता है कि छात्रों को अधिक शक्ति देने में, अपनी ताकत के बारे में आत्म जागरूकता होने की अनुमति मिलती है। छात्र नेतृत्व वाले निर्देशों की सुविधाजनक बनाने के लिए शिक्षक शिक्षार्थियों को कई प्रश्न पूछने और अधिक लगातार जो है प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है। देखो, खुद से जब तक अंदर से जिज्ञासा नहीं आएगी ना किसी चीज़ के बारे में, वो करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। सोचो आपको धकेल दिया जाए कि यही करना है, तो वहाँ डिफ़िकल्टी आ जाती है, ठीक है। अब इसमें टीचर का क्या रोल है, तो देखिए टीचर का रोल है एक एडुकेटर का, टीचर का रोल टीचर का भी है, फैसिलिटेटर का भी है, लर्निंग रिसोर्सेज का, काउंसलर का, डेमोन्स्ट्रेटर का। अब एक एक करके एग्जाम्पल से मैं क्विकली समझा देती हूँ। एडुकेटर यानी पढ़ाई टीचर, ठीक है, बच्चों के लिए रोल मॉडल बनती है टीचर, एक लीडर बनती है, आगे उनको ज्ञान देती है, नॉलेज इम्पार्ट करती है, ठीक है। टीचर का रोल टीचर का भी है, जिसमें सिर्फ टीच कर रही है स्टूडेंट्स को, ठीक है, टीचिंग लर्निंग हो रही है, ठीक है, जिसमें टीचर लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड और फलाना फलाना यूज़ करके बच्चों को पढ़ा रही है एज अ टीचर, बस, ठीक है। टीचर एज अ फैसिलिटेटर, कि भाई बच्चे जहाँ पे उन्हें दिक्कत आ रही है, लेट सपोज बच्चा कोई काम प्रोजेक्ट खुद से कर रहा है, जहाँ दिक्कत आ रही है उसको आंसर नहीं बताना, उसके लिए करके नहीं देना, उसको फैसिलिटेट करना, ताकि जहाँ वो अटका है वो आगे कंटिन्यू कर सके। लर्निंग रिसोर्सेज, बिल्कुल देखो, बाकी रिसोर्सेज भी प्रोवाइड कराना टीचर का काम है, पर टीचर खुद भी एक लर्निंग रिसोर्स है बच्चों के लिए, यानी कि ज्ञान प्राप्त करते हैं। काउंसलर है भाई, बच्चों को देखो इमोशनली डिसबैलेंस होते हैं बच्चे, उनको बैलेंस करना, जिसके लिए उनको काउंसिल करना है, ठीक है। लेट सपोज बच्चे के घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, वो टीचर को आके बताता है, तो ऐसी स्थिति में टीचर काउंसिल करेगी ना बच्चे को, ठीक है, समझ रहे हो चीज़ें। लेट सपोज बच्चे के ग्रेड्स एकदम से डाउन हो गए और वो अब किसी से बात करनी छोड़ दी उसने, वो तो डिप्रेशन में चला गया, तो टीचर काउंसिल करेगी बच्चे को कि हो जाता है, हर बार आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हो, कभी कभी गंदा भी परफॉर्म कर दिया तो कोई बात नहीं, अगली बार के लिए मेहनत करो। तो इस तरीके से एज अ काउंसलर का भी रोल है। और स्पेशली देखो एडोलेसेंस के बच्चे होते हैं ना, जो 12 से 18 साल के, उनकी तो बॉडी में इतने चेंजेस आ रहे होते हैं, वो हार्मोनल डिसबैलेंस उनके अंदर होता है, वो एक नाजुक उम्र में है, डेलिकेंट है, तो उस टाइम पे तो टीचर को एज अ काउंसलर का रोल बहुत बढ़िया तरीके से निभाना होता है। टीचर एज अ डेमोन्स्ट्रेटर, कि भाई कुछ कार्य आप बच्चों को दे रहे हो तो खुद भी करके दिखाओ कि इस तरीके से ये होता है, वरना बच्चे कहेंगे टीचर बोलती रहती है, करती तो खुद से है नहीं, तो ऐसी टीचर क्या ही रोल मॉडल बच्चों का बनेगी। तो एक डेमोन्स्ट्रेटर का भी रोल टीचर का रहता है। क्लियर? चलो फटाफट से आगे बढ़ेंगे, बहुत कुछ है पढ़ने को। कौन सा छूट गया? बेंड्यूरा की थ्योरी है ना, ये बीच में रह गई, ये रहा, बेंड्यूरा की थ्योरी है यहाँ पे। जस्ट स्टूडेंट्स 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, मैं बस अपना फ़ोन एक बार लेकर आ जाऊँ।
ओके, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। टॉपिक है हमारा बैंड्यूराज सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। इनका पूरा नाम था एल्बर्ट बेंड्यूरा। नोट करते जाइएगा, थ्योरी इसको थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो भूल जाओगे। इसके बाद भी काफ़ी सारी थ्योरीज हैं, 4 थ्योरी अभी लगातार हमें करनी है, ठीक है। तो नोट्स बनाते हुए चलना, नहीं तो भूल जाओगे। इनका पूरा नाम था एल्बर्ट बेंड्यूरा। ये एक बहुत फेमस कैनेडियन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, और ये जाने जाते हैं अपनी इस थ्योरी की वजह से, जो बहुत पॉपुलर है, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, जो कि 1960s में आई थी, ठीक है। अब इनकी थ्योरी जो है वो यहाँ पे एम्फसाइज करती है कि ऑब्जर्वेशन, ठीक है, मतलब लर्निंग कैसे होनी चाहिए बेसिकली उस पे है। ऑब्जर्वेशन से, मॉडलिंग से, इमिटेशन से, बिहेवियर का इमिटेशन करें, नकल उतारें, यानी एटीट्यूड से, इमोशनल रिएक्शन से अदर्स के, इस तरीके से लर्निंग होती है, ठीक है। मैं सारे पॉइंट्स लिख देती हूँ, नोट कर लो। बहुत इजी तरीके से पढ़ेंगे पॉइंट वाइज। ऐसे पैराग्राफ में मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि इससे कंफ्यूजन हो जाएगी। पॉइंट्स मैं बताऊंगी और आप उन पॉइंट से अपने आप इलाबोरेट करके लिखो, ठीक है। कैसे होती है लर्निंग? बिहेवियर यानी कि व्यवहार, एटीट्यूड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, इमिटेटिंग अदर्स, नकल उतारना औरों की, और इमोशनल रिएक्शंस ऑफ अदर। एक, दो, तीन, चार, ये पैराग्राफ में सारे लिखे हुए हैं, बट ये अलग से मैंने पॉइंट वाइज आपको बता दिए, ठीक है। इस तरीके से लर्निंग होती है, और साथ में ये बोलते हैं कि लर्निंग जो है कंबाइंड एलिमेंट है बिहेवियर और कॉग्निटिव थ्योरी का, लर्निंग के, ठीक है, बिहेवियर और कॉग्निटिव। चलिए, अब इनकी जो थ्योरी थी उसके कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ये रहे जो ज़रूर लिखने हैं, यहाँ से ही मार्क्स मिलेंगे। पहला है अटेंशन। फर्स्ट इज, जल्दी से नोट कर लो आप ये चारों, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। ठीक है, देखो लर्निंग के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि बच्चे का या जो भी पर्सन लर्न कर रहा है वो अटेंशन पे करे। लेट सपोज सामने वाले का इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है, तो वो अटेंशन कैसे पे करेगा? ठीक है, लैक ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो, मतलब होगा तो इंटरेस्ट लेवल प्रॉपर नहीं होगा तो, ठीक है, अटेंशन पे करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा है कि अगर डिस्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, या नेगेटिव एनवायरनमेंट है बच्चे के आसपास, तो उसको अटेंशन में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो अटेंशन नहीं होगी तो लर्निंग का आगे का स्टेप तो हो ही नहीं सकता है। लर्निंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है दैट द पर्सन हु इज़ लर्निंग एनीथिंग पेज अटेंशन। जो भी व्यक्ति है जो कुछ सीखना चाहता है वो अटेंशन पे करे, ठीक है। दूसरा है, एग्जाम्पल इसमें आप डाल सकते हो, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन वाला एग्जाम्पल डाल दो कि बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है नॉइस की वजह से, तो कैसे अटेंशन पे करेगा। या इंटरेस्ट नहीं है लेट सपोज, ठीक है, लैक ऑफ इंटरेस्ट है, ये 2 एग्जाम्पल्स आप इसमें डाल सकते हो, ठीक है, नोट कर लेंगे एक बार। नेक्स्ट इज रिटेंशन। रिटेंशन मतलब देखो भाई, जो भी याद किया है अब वो हमारे दिमाग में रहे, ऐसा ना हो आज याद किया कल भूल गए या शाम तक भूल गए,
एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, नो। लर्निंग मीन्स आपने कुछ सीखा है तो उस इंफॉर्मेशन को आप स्टोर भी रखो अपने अंदर, ठीक है, ताकि जब बाद में उसकी ज़रूरत पड़े तो उसको आप रिकॉल कर सको, उस इंफॉर्मेशन को, उस नॉलेज को, ठीक है। सो रिटेंशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इट इन्वॉल्व स्टोरिंग द ऑब्जर्वेशन या लर्निंग जो भी है, ठीक है, उस बिहेवियर को, उस लर्निंग को हम स्टोर रखें अपनी मेमोरी में, ताकि बाद में जब उसकी ज़रूरत पड़े तो हम उसे यूज़ कर सकें, ठीक है। इसके बाद है रिप्रोडक्शन। आगे बढ़ें। Reproduction means once the child paid attention to the model and retained the information, यानी कि अब देखो उसने attention भी pay कर दी, ठीक है, उसने retain भी कर ली information को, but it is the time to actually perform the behavior चाइल्ड ऑब्जर्व। लेट सपोज बच्चे ने एक बास्केटबॉल का शॉट देखा किसी को मारते हुए, कि भाई उसने ऐसे ऐसे करके फिर बास्केट कर दिया, ठीक है, तो अब उसने देख तो लिया, ऑब्जर्व कर लिया, कैसे किया वो रिटेंशन भी कर लिया, पर अभी उसने एक्चुअल में वो किया नहीं है, ठीक है। उसके लिए उसको स्किल की और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। स्ट्रैटेजी तो उसको पता चल गई, ठीक है, बट करना है अब उसे, तो वो रिप्रोडक्शन में आएगा। यानी कि वो जो शॉट बच्चे ने देखा बास्केटबॉल का किसी को करते हुए, जिसकी उसने अटेंशन पे करके उसको रिटेन कर लिया, अब उसको वो एक्चुअल में करना है, तो उसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। फिजिकली रेप्लिकेट करने के लिए उसको उसको किसकी ज़रूरत है? प्रैक्टिस की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज मोटिवेशन। आगे बढ़ें। नेक्स्ट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन मतलब तो बहुत आसान है। देखो, कोई मोटिव हो उसके पीछे, हम खुद से उस चीज़ को करना चाहें। अगर खुद से ही नहीं करना चाहेंगे, ना बच्चे के अंदर कोई मोटिवेशन होगा उस काम को ऑब्जर्व करने का या करने का, उस लर्निंग को, तो कोई फ़ायदा नहीं है। खुद से अंदर से जब तक जिज्ञासा नहीं आएगी तो पॉसिबल ही नहीं है कुछ करना। तो री और पनिशमेंट यहाँ पे मोटिवेशन में एक एक्टिव रोल प्ले करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ बच्चे काम इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स उनको इनाम देंगे, रिवॉर्ड देंगे। कुछ इसलिए करते हैं कि पनिशमेंट ना मिले। वो पनिशमेंट फिजिकल पनिशमेंट ही नहीं कि मम्मी चिक चिक करने लगेगी इसलिए वो अवॉइड कर रहे हैं, पनिशमेंट अवॉइड करने के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। या लेट सपोज पापा डांटेंगे इसलिए कर रहे हैं, ठीक है। तो इस यहाँ पे रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट मोटिवेशन में सबसे ज़्यादा अहम रोल निभाते हैं, ठीक है। बस यही है बेंड्यूरा की थ्योरी। बाकी सब आप पढ़ लो। ये 4 पॉइंट लिखने हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ऊपर बेंड्यूरा की एक लाइक थ्योरी क्या है, वो कौन थे, उनका एक छोटा सा लाइफ स्केच 2-3 सेंटेंसेस में, ये सब लिखना है, ठीक है। फिर इसके बाद इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस लिखने हैं, वो एक बार आपको रीड करने पड़ेंगे, ठीक है। इसमें ये एग्जांपल्स ज़रूर डालना जो 2 मैंने आपको बताए हैं, कि कुछ बच्चे पनिशमेंट्स को अवॉइड करने के लिए करते हैं, ठीक है, और कुछ बच्चे इसलिए करते हैं ताकि रिवॉर्ड मिले, ठीक है। चलिए, हिंदी में आप देख सकते हो। आगे बढ़ेंगे पावलोव की थ्योरी पे। इनका पूरा नाम था इवान पावलोव। लिखते जाएंगे ये चीज़ें। ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। इनकी जो फेमस थ्योरी है वो यही है, क्लासिकल कंडीशनिंग की, जिसको एक नाम से और जाना जाता है, पेवोलियन कंडीशनिंग।
इस नाम से भी जाना जाता है। अब इनकी थ्योरी, इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो समझ लो, ठीक है। फिर उस एक्सपेरिमेंट से क्या निकल के आता है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, इन्होंने एक डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने उस डॉग को ना एक केज में रखा था, केज नहीं बोलूँगी, ओपन ही था, बट एक रूम था, कंट्रोल रूम, ठीक है। लेट्स सपोज ये डॉग है, आई एम नॉट वेरी गुड एट ड्राइंग, सो मैनेज करना, ठीक है। इसके गले में यहाँ पे एक होल किया गया, यस, ऑपरेशन के थ्रू ऑपरेट करके एक होल किया गया। इससे जो इसकी राल टपकती थी, सलाइवा आता था, वो यहाँ पे मेजर होता था और एक कंटेनर में इकट्ठा हो जाता था, जिस पे मेजर होता था कितनी बार में कितना निकला। यहाँ पे मेजरिंग कुछ था और यहाँ पे भी, ठीक है। सामने एक टेबल थी, ठीक है, जिस पे खाना आता था ऊपर से, ठीक है। सबसे पहले क्या किया गया कि भाई बेल बजाई गई और बेल बजाने के 1-2 मिनट बाद खाना आया, ठीक है। कुत्ते ने खाना आया, खा लिया। फिर अगली बार बेल बजाई गई, फिर खाना डाला गया। पहले 2 मिनट बाद डाला था, ठीक है, फिर 1.5 मिनट बाद डाला, अगली बार 1 मिनट बाद डाला। अब यहाँ तक आते आते कुत्ते ने ये सीख लिया था कि भाई बेल बजेगी तो खाना आएगा, यानी कि उसने बेल से फूड को एसोसिएट कर लिया था, ठीक है। तो ऐसे कर करके देखा गया कि 1 मिनट बाद खाना दिया जा रहा है, ठीक है। अब उस देखा गया कि उसकी राल जो है वो पहले ही टपकने लगती है, जैसे ही घंटी बजती है राल टपकने लगती है। पहले उतनी राल नहीं टपक रही थी, पर जब उसे पता चला कि घंटी से खाना आएगा तो उसकी राल ज़्यादा टपकने लगी। और जितना जितना टाइम बढ़ाया गया फूड देने में, लाइक पहले 1 मिनट था तो कम राल टपकी, फिर ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा सलाइवा आया, राल टपकी, ठीक है। तो इस तरीके से, यानी कि कहने का मतलब है भाई डॉग ने बेल से एसोसिएट किया और उसकी लर्निंग हुई कि बेल बजती है तो खाना आएगा, ठीक है। ऐसा 7 दिन के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया और बहुत बार ये एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है। तो लास्ट में क्या किया, अब बेल तो बजाई लेकिन खाना नहीं आया, तो ऐसे में बहुत सलाइवा एक्सक्रीट हुआ, समझ रहे हो। तो इस प्रकार से ये एक्सपेरिमेंट था, जैसे मैंने बताया इसी तरीके से आप इसको लिखना। एक बार लिखने से पहले ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको लिखना कैसे है, रीड कर लेना, ठीक है। अब इससे यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें हैं जो समझनी ज़रूरी है, जो इस एक्सपेरिमेंट से बताई गई हैं बेसिकली। पहला है UCS, ठीक है, यानी कि अनकंडीशन स्टिमुलस, a stimulus that naturally and automatically trigger a response. Food naturally comes, salivation is in a dog, ठीक है। मतलब फूड नेचुरली जो है, फूड से नेचुरली सलाइवेशन आया डॉग में, ठीक है। तो अनकंडीशन वो था ये स्टिमुलस, ठीक है। दूसरा था UCR, विच इज़ अनकंडीशन रिस्पॉन्ड, यानी कि सलाइवेशन व्हेन फूड इज प्रेजेंटेड। यहाँ पे सलाइवेशन डॉग के अंदर आया जब फूड उसके सामने आया, ठीक है। और फूड नेचुरली आया, सलाइवेशन भी नेचुरली था, ठीक है, यहाँ तक। तीसरा CS, यानी कि कंडीशनड स्टिमुलस, द बेल आफ्टर बीइंग एसोसिएटेड विद फूड बिकम्स अ कंडीशन स्टिमुलस। यहाँ पे कंडीशन रखी गई, ठीक है, कि जब बेल बजेगी तब खाना आएगा, राइट। इसके बाद कंडीशनड रिस्पॉन्स देखा गया कि बेल तो बजी, खाना आया नहीं आया, लेकिन सलाइवा आया, सलाइवा एक्सक्रीट हुआ, ठीक है, राल टपकी, समझ रहे हो। पहले नेचुरल सलाइवा, नेचुरली खाना आया, कुछ उससे एसोसिएशन नहीं था, रिस्पॉन्स नेचुरली आया, उसके बाद कंडीशन रखी, फिर यहाँ पे रिस्पॉन्स आया कंडीशन के बेसिस पे, ठीक है। इसके बाद एक तीसरा, इसको अगर हम चौथा और पांचवा बना दे तो एक और ऐड कर सकते हैं, अगर याद हो पाता है तो कर लेना, वरना इस वाले को स्किप कर देना। NS, विच इज़ न्यूट्रल स्टिमुलस, अ बेल
डज नॉट मेक द डॉग सलाइवेट एट फर्स्ट, यानी कि जब शुरू में इस एक्सपेरिमेंट को किया गया तो तब डॉग ने सलाइवेट नहीं किया, उसकी राल नहीं टपकी बेल से, ठीक है। तो ये न्यूट्रल था। जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट 2-3 एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद हमें मिला वो ये था, ठीक है। तो ये 5 आपको लिखने हैं। ये जो UCS UCR ये सब है ना, ये ज़रूरी है इसमें लिखना, ये इसके की टर्म्स बोल लो, ठीक है। यहाँ जहाँ ये लिख दिए बढ़िया नंबर मिलेंगे। कुछ इसके प्रिंसिपल्स भी हैं, एक बार इनको भी रीड कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। स्किनर के एक्सपेरिमेंट पे हिंदी में आप देख लीजिए, ये है वो डॉग, ठीक है। ये फ़ोटो आप बना नहीं सकते हो तो इसलिए मैंने लगाई भी नहीं थी, बट हिंदी में लगी हुई है ताकि आप समझ सको अच्छे से, ठीक है। बनानी नहीं है, ये बना भी नहीं पाओगे, बस लिखना है, ठीक है। ये रहा, इस तरीके से लगा हुआ था, यहाँ खाना आता था, ठीक है। चलिए, अब स्किनर की थ्योरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग की, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाकी सबसे स्किनर जी का नाम टीचिंग लर्निंग में बहुत ज़्यादा चलता है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब BF स्किनर इनका पूरा नाम था, ठीक है। ये एक साइकोलॉजिस्ट थे, कहाँ के, अमेरिका के, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ये थे। इनकी जो ये थ्योरी आई थी 1930s में आई थी, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात की अपनी इस थ्योरी में। अब थ्योरी क्या है वो समझ लो। इसको बोला जाता है स्किनर्स बॉक्स, स्किनर्स बॉक्स, ठीक है, क्योंकि ये उन्होंने डिज़ाइन किया था, दैट्स वाई। अब इसके अंदर क्या था भाई, ये चूहा है, ठीक है। यहाँ पे एक लीवर है, ठीक है, यानी कि इसको दबाया जा सकता है, ठीक है। और ये चूहा है, यहाँ पे यहाँ से लाइट आती है, प्रकाश आता है, ठीक है। यहाँ से भोजन आता है, ठीक है। और यहाँ एक ट्रे है, इसमें भोजन यहाँ आ जाता है, ठीक है। या इसको यहाँ लगा लो, एग्जैक्टली नहीं पता, बट ये यहाँ था कहीं पे, और इसकी एक ट्रे थी, ठीक है, कहीं पे भी रखी हुई लगा लो थी। बेसिकली कहने का मतलब है कि भाई चूहा घूम रहा था इसी केज के अंदर। अब उसे लगती है भूख, वो और ज़्यादा घूमने लगता है, पहले तो बाहर निकलने के लिए, फिर खाने के लिए। अब बहुत ज़्यादा भूख लगी तो और झटपटाने लगा, बाय चांस उससे दब गया भाई ये लीवर, ठीक है। जैसे ही लीवर दबता था तो एक पाइप थी, उससे अंदर यहाँ पे इसकी फूड ट्रे में खाना आ जाता था, ठीक है। अब खाना आ जाता था फूड ट्रे में, वो खाना खा लेता था। अब गलती से लीवर दबाए तो पहली बार में वो हल्का सा दबा, ठीक है, तो उसने खाना खा लिया हल्का सा जो भी आया। अब उसे भूख लग रही है, और भूख तो शांत हुई नहीं, फिर झटपट आ रहा है। उसे ये तो है खाना आ जाएगा, पर खाना आ जाएगा तो काम कर रहा है, इधर उधर झटपट आ रहा है कि फिर आ जाए। फिर गलती से लीवर दबा देता, फिर खाना आ जाता है। अब दूसरी बार में वो ये समझ जाता है कि भाई कोई ऐसी मूवमेंट है इस बॉक्स, इस केज के अंदर, जिसको करने से, ठीक है, इसमें खाना आ रहा है। वो फिर सब कुछ करता है, फिर लीवर दब जाता है, फिर उसे पता चलता है भाई इस साइड कोई चीज़ है भाई जिससे खाना आ रहा है। फिर धीरे धीरे रिपीटेड इन चीज़ों को करने के बाद, उछल कूद करने के बाद उसे पता चल जाता है कि भाई ये जो है, ये एक लीवर, इसको जैसे ही मैं दबाता हूँ तब इसके अंदर खाना आता है। फिर उसको जब भी भूख लगती है वो उसे दबाता है, खाना आता है, वो खा लेता है, अपनी भूख शांत कर लेता है। इस तरीके से बताया गया है कि भाई खुद से लर्निंग हो रही है, चूहे ने खुद से लर्निंग की, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया था स्किनर ने, क्लियर है। इसी तरीके से एक पिजन पे भी एक्सपेरिमेंट किया गया, यानी कि कबूतर पे। इसको भी एक बॉक्स के अंदर रखा गया था, ऐसे ही एक लीवर था,
ठीक है, जिसको दबाने से कबूतर को खाना मिल जाता था, इसको पिजन बॉक्स बोला गया था। ठीक है, तो एक बटन दबाना होता था, ठीक है, उससे प्रकाश मिलता था और खाना आ जाता था। ठीक है, तो ऐसा ही प्रयोग ये था, इसको भी एक बार रीड कर लीजिएगा। तो यानी कि देखो, कहने का मतलब है कि री इन्फोर्समेंट था, खाना यहाँ पे एक रिवॉर्ड था उनके लिए, ठीक है, जिसके लिए वो काम कर रहे थे, लर्निंग कर रहे थे। अब सोचो खाना आएगा ही नहीं तो वो झटपटाना कोशिश करना भी बंद कर देते, चूहा भी और पिजन भी। मेन इनका जो एक्सपेरिमेंट है वो चूहे वाला है। पिजन वाला आप लिखो ना लिखो कोई बात नहीं, लेकिन आपको चूहे वाला ज़रूर लिखना है। आ जाओ अंदर आ जाओ। ओके स्टूडेंट्स, सो ये था जो स्किनर जी का एक्सपेरिमेंट था। एक बार इसको आप रीड करोगे तो और अच्छे से समझ आएगा। एक्सपेरिमेंट ही इतना बड़ा होगा कि 1-1.5 पेज में आप बहुत आराम से लिख लोगे। ठीक है, काफ़ी बड़ा, जब अभी तो बताने में आसान लगा, जब लिखेंगे तो ये बड़ा हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन फ़ोन, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर, ये इंग्लिश में आप देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं फिर। Discuss in detail the social constructivist theory of learning by Vygotsky along with educational implication. Vygotsky जी की थ्योरी करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, प्रीवियस ईयर में देखोगे तो बहुत बार इससे क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए, ले वाइगॉत्स्की जो थे एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, लिखते जाइएगा, रशियन साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, इनकी फेमस थ्योरी है ये सोशल कल्चरल थ्योरी। ठीक है, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, इसको सोशल कल्चरल थ्योरी भी बोला जाता है। ठीक है, जो अर्ली 20 सेंचुरी में आई थी ये। राइट, देखो सबसे पहली चीज़ तो वाइगॉत्स्की का ये मानना था कि बच्चा जो है वो सोसाइटी से जब इंटरेक्ट करता है अपने इर्द गिर्द तो वो बहुत कुछ लर्न करता है। ठीक है, और एक बच्चा जैसा उसका कल्चर है उस तरह की चीज़ें लर्न करता है। ठीक है, तो सोशल इंटरेक्शन एज द बेसिस ऑफ लर्निंग, सबसे पहले इन्होंने बल दिया किस पे, सोशल इंटरेक्शंस पे। ठीक है, दूसरा इन्होंने बोला मोर नॉलेजेबल अदर्स, यानी कि आप अपने से ज़्यादा नॉलेजेबल लोगों से बात करते हो तो उससे आप बहुत कुछ सीखते हो, उससे आपकी लर्निंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट इनका जो, ये तो दो इजी बातें रही, आप इनके बारे में खूब लिख दोगे एग्जाम में। अगली बात है ZPD, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सीखना। दो कॉन्सेप्ट है इनके, ZPD का और स्कार्फ फोल्डिंग, ये बहुत अच्छे से समझने हैं।
बहुत, जहाँ ये अच्छे से समझ लिए और लिख दिए ना, वहीं मतलब बहुत बढ़िया नंबर मिल जाएंगे। आंसर में 4 चांद लग जाते हैं अगर ये ढंग से डिस्कस आपने कर लिया, आंसर में लिख दिया। देखो ZPD होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल, हिंदी में भी इसको यही बोलेंगे, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्योंकि देखो समझना, हिंदी में इसलिए यही लिखेंगे क्योंकि ये टर्म ना जिन्होंने दी है उनके वहाँ इंग्लिश भाषा चलती है, ठीक है, उनकी थ्योरी इंग्लिश में लिखी गई थी ताकि वो वर्ल्ड में सभी पढ़ सकें, ठीक है। इसलिए इन टर्म्स को, कुछ कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिनको इंग्लिश में भी एज इट इज़ लिखना, और चाहो तो इंग्लिश में ZONE ऐसे ही लिखना, हिंदी में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख देना। देखो यही बोलते हैं, 2 बच्चे हैं, एक है सुरेश, एक है रमेश, ठीक है। रमेश जो है उसके, वो साइकिलिंग सीखता है, ठीक है, ये भी साइकिलिंग सीखता है। इसके पापा जो हैं इसको साइकिलिंग सिखाने में हेल्प कराते हैं, ठीक है, वो पीछे पकड़ लेते हैं साइकिल को, वो धीरे धीरे पेडल मारता है, ठीक है, आगे तक जाता है, ठीक है। तो सपोर्ट से बेसिकली यहाँ पे वो ये चीज़ सीख रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, जबकि रमेश जो है साइकिलिंग 1 महीने के अंदर सीख लेता है, लेकिन सुरेश को वही काम सीखने में 3 महीने लग जाते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पे सपोर्ट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे उसके पेरेंट्स के द्वारा उसको ये काम करने के लिए सपोर्ट दिया, गाइडेंस दी और असिस्टेंस दिया, इसलिए जो रमेश है उसने ये जल्दी काम सीख लिया, जबकि सुरेश ने इंडिपेंडेंटली ये काम सीखा तो उसको टाइम ज़्यादा लगा। ये गैप टाइम का इसलिए आया, मे बी ये कुछ ऐसे ही शुरू में ट्रिक्स सीख ले जो इसके पेरेंट्स ने इसको सिखा दी, पापा ने सिखा दी, ठीक है, कि एकदम से ब्रेक मारना है, ये फंक्शंस होते हैं। सुरेश को वो 3 महीने बाद भी उतने एक्सपर्ट तरीके से ना बताए जाए, क्योंकि यहाँ पे उसने सपोर्ट से वो चीज़ सीखी है, यहाँ पे उसने इंडिपेंडेंटली सीखी है, ठीक है। तो ये है ZPD का कॉन्सेप्ट, इसमें ये साइकिल वाला एग्जाम्पल आप ज़रूर लिखना, ठीक है। आगे आते हैं स्काफ फोल्डिंग पे। स्काफ फोल्डिंग मीन्स जब हमें कोई टेम्पररी सपोर्ट मिलता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अ टीचर हेल्पिंग अ स्टूडेंट टू सॉल्व अ मैथ प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप एंड देन लेटिंग देम ट्राई ऑन देयर ओन। ऐसे ही होता है मैथ्स में, पहले एक सम जो है, एक जो प्रॉब्लम होती है उसको टीचर सॉल्व करवाती है, स्टेप बाय स्टेप बताती है ऐसे करना है ऐसे करना है, ठीक है। लेट सपोज जब x की वैल्यू फाइंड करनी होती है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, ठीक है, तब टीचर बताती है कैसे करना है, फिर बाकी सम आपको खुद से करने होते हैं, ठीक है। तो वो एक स्काफ फोल्डिंग का तरीका हो गया, यानी कि पहले टेम्परेरी सपोर्ट आपको दिया गया, फिर वो सपोर्ट ले लिया गया, ठीक है। अब ऊपर वाले में वापस आती हूँ ZPD में, ठीक है, यहाँ पे भी क्योंकि स्काफ फोल्डिंग दी जा रही है इस एग्जाम्पल में। अब कुछ काम होते हैं जो सपोर्ट के बिना नहीं हो सकते हैं, जैसे कि स्विमिंग। अगर स्विमिंग आपको किसी ने नहीं सिखाई तो वो खुद से नहीं आ पाती। लेट सपोज मेरी जैसे मम्मी है, वो जो है अपने गांव के तालाब में उन्होंने स्विमिंग सीखी थी, बट उनके फ्रेंड्स थे साथ में, ठीक है, उन्होंने सिखाई उनको, जो बड़े उनके बच्चे थे, उनसे बड़े घर में जो बच्चे थे उन्होंने सिखाई, ठीक है। तो इस तरीके से उन्हें स्विमिंग आ गई। मुझे आज तक किसी ने स्विमिंग नहीं सिखाई, ना ट्रेनर था ना पेरेंट्स ने सिखाई, तो मुझे वो आज तक नहीं आ पाई। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो इंडिपेंडेंटली नहीं सीख सकते, वो ऐसे ही आती है। लेट सपोज ड्राइविंग, ये भी ट्रेनिंग से ही आएगी, स्विमिंग हो गया, ठीक है। तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो सपोर्ट से ही आती है। क्लियर है ZPD और स्काफ फोल्डिंग का कॉन्सेप्ट, ये ज़रूर लिखना है, आंसर की जान है ये, ठीक है। नेक्स्ट, ये अब देखो हमने ऊपर कितने किए, 1 2, ये हमारा हो गया 3 और 4, ये 3 ZPD और चौथा स्काफ फोल्डिंग। पांचवा है, ये सब देखो इसमें लिखा है आंसर में ऑलरेडी, पर मैं पढ़ पढ़ के आपको नहीं करवा रही हूँ, ये मेरे ऑलरेडी नोट्स फ्रेम्ड हैं पॉइंट वाइज, मैं उन्हीं में से आपको ये चीज़ें करवा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रोल ऑफ लैंग्वेज। यहाँ पे वाइगॉत्स्की बोलते हैं कि लैंग्वेज जो है एक प्राइमरी टूल है,
ठीक है, उसका बहुत असर पड़ता है एक पर्सन के कम्युनिकेशन पे और कम्युनिकेशन का लर्निंग पे। ठीक है, साथ में कल्चर, प्राइवेट स्पीच और भी चीज़ें इन्होंने बोली थी। बेसिकली आपको ये 5 लिखनी है। जहाँ ये 5 लिख देते हो, फ्लो चार्ट बना देते हो इसका, वहाँ बहुत बढ़िया नंबर मिल जाएंगे। क्लियर? आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ा सा मैराथन लेना मेरे लिए मुश्किल हो रखा है। क्लियर? हिंदी में भी आंसर देख लीजिए। ठीक है, ये ज़रूर बनाइएगा, इंग्लिश में भी बनाइएगा। वट आई कैन डू, देन वट आई कैन डू विद हेल्प, और वट आई कांट डू, जिसमें आ गया आपका स्विमिंग, यहाँ पे आ गया सपोर्ट से साइकिलिंग। ठीक है, खुद से जो बच्चा कर पाता है वो है वॉकिंग, एग्जाम्पल ले लो इसका। ठीक है, क्लियर? चलिए, आई होप इस क्लास में आपको मज़ा आया होगा, अच्छे से लर्निंग आपकी हुई होगी। आई होप नोट कर लिया आप सभी ने। बाकी पीडीएफ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूरत लगती है तो डाउनलोड कर लीजिएगा, अदरवाइज़ सब कुछ मैंने आपको वीडियो में दिखाया ही है। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट मैराथन में। कोई ऐसा टॉपिक जो समझ ना आया हो, लेट मी नो, मैं उसका पीडीएफ जो है कमेंट्स इसमें टेलीग्राम पे आपको दे दूँगी। इससे पहले वाले पेपर के भी मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स थे, जैसे कंटेम्प्रेरी इंडिया था, इससे पहले जो आपका सब्जेक्ट था कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, डीपीएसपी का टॉपिक था, फंडामेंटल राइट्स का था। ये ऐसे पीडीएफ्स मैंने आपको हमारे टेलीग्राम पे ऑलरेडी दिए थे, जो एक कंफर्म क्वेश्चन होते हैं मुझे कि भाई ये एग्ज़ाम में आएंगे ही, तो वो 1-2 क्वेश्चन के मैं हमेशा अपलोड करती हूँ, तो मेक श्योर टेलीग्राम पे आप हमें ज्वाइन ज़रूर करें। ठीक है, बाकी पीडीएफ की नीड लगती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।